एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए सबले बढ़िया बनाए पर क्या देखने वाले हैं भाई इस वीडियो में, हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर की सॉल्यूशन देखेंगे। 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन सब की हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन क्लास 10 विषय हिंदी का। रेफरेंस जो है प्रबोध मॉडल पेपर, याद रखना जो भी क्वेश्चन सबकी आंसर समेत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब देख पा रहे हैं, सबको विद आंसर हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और याद रखना, अगर आप अंत तक देखते हो तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस सब की तैयारी करा के ही आपको वापस भेजूंगा इस वीडियो के बाद। तो अब बस आपको करना क्या, सिंपल सा अकेली जगह में बैठ जाओ आराम से भाई, ठीक है। और जो भी चीजें आपको सुन के याद रखना है, क्योंकि सुनना है साथ ही साथ देखना है। दो चीजों को यूज करना है आपको, अभी लिखना वाला काम नहीं करना है। लिखने वाला काम आप कब करेंगे, इस वीडियो के बाद। अभी सिर्फ सुन के ही तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, देखना है और सुनना है और दिमाग में ही उसको मेमोराइज करना है कि कैसे उसको हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रश्न पहला देखो, प्रश्न पहला क्या है, खंड अ सही विकल्प जो है आपको चुन करके लिखना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि कौन सी बीमारी के इलाज डॉक्टरों के पास जो है नहीं है। ऑप्शन है कैंसर, टैक्स, उदर रोग, हृदय रोग। तो यहां पर आंसर नंबर कौन सा भाई, ब जो है करेक्ट हो जाएगा। टैक्स की बीमारी का जो इलाज है डॉक्टरों के पास नहीं है, ठीक है। फिर अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पर है। गृह प्रवेश कविता में कवि ने अपनी चौखट पर क्या लगाता था। तो आप सबको पता है, ठीक है, कि वो चौखट पर जो है धान की बालियों की झाला लगाता था, मतलब धान की बालियों को लगाता था। ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मिट्टी से भरा कंटर में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसकी स जो है अभिधा शब्द शक्ति जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है इसमें कि आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। तो आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती है भी आप सबको पता है इसकी आंसर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आधुनिक युग की मीरा में चौथा की आंसर जो है महादेवी वर्मा, ठीक है। फिर हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सही विकल्प का, कि कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग किया गया, किनके लिए किया गया उसको आपको बताना है। इसकी आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, नदी के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रिपरेशन आपका हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो रिक्त स्थान पूर्ति के लिए पहला क्वेश्चन है कि नांगर चलाने वाले को खालिस्तान कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी, नांगर चलाने वाले को नंगरिया कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बिलासपुर जिले का प्रमुख नाट्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, रहस्य इसकी आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो आधुनिक काल का कौन सा है भाई, कामायनी, ठीक है। क्या लिखेंगे, कामायनी इसकी आंसर हो जाएगा। फिर चौथा, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा है। तो आपको सबको पता है कि भारत का जनतंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। और उसी तरह नर्मदा खालिस्तान के कंठ से निकलती है। तो आप ये भी आपको पता है कि अमरेश्वर के कंठ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, अमरेश्वर लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं उचित संबंध जोड़े। तो उचित संबंध में अगर आपको 1 से 2 भी आपसे बन जाता है तो आराम से आप कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देखो तटवीर, तटवीर जो है किसमें चला जाएगा, तटवीर मतलब तट किनारा में चला जाएगा। रीवा की बात करें तो रीवा जो है चला जाएगा एक पेड़ है, ठीक है। फिर भक्तिन, भक्तिन किस में जाएगा भाई, भक्तिन जो है थर्ड का आंसर आपका सेविका में। कुरुक्षेत्र की बात करें और यहाँ पर लेखक का नाम है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जो किस में जाएगा भाई, रामधारी श्री दिनकर में। और आवा जो है किस में जाएगा, परदेसी राम वर्मा में। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके देख लेंगे। फिर हम जो है यहाँ से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। जो जेब कतरा है लेखक की माँ को पैसा क्यों भेजे। तो सिंपल से सटीक जवाब है इसका कि लेखक
की माँ को जेब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने, मतलब जेब कतरा लेखक की माँ को पैसा क्यों भेजे, तो क्योंकि वो जेब कतरा क्या किया था, जब उसके लेखक ने एक अपने माँ को क्या लिखा था, पत्र लिखा था, उस पत्र को कौन पढ़ लिए थे, जेब कतरा पढ़ लिए थे, इसलिए उन्होंने क्या, उनकी माँ को जो है पैसा भेजे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आसान भाषा में कर लेंगे, रटेंगे नहीं, इसको एक बार पढ़ लो और इसी के आधार पर अपने शब्दों में फिर जो है लिखना है। ठीक है, कि मतलब सिंपल सी, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे, तो आपको बताना पड़ेगा कि लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने लिखा था कि उसकी नौकरी छूट गई है करके, तो उस खत को पढ़ लिया था, इसलिए वो जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे भेजे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या आशय। तो इसको आपको सिंपल आसान भाषा में इस तरीके से लिखना है कि मजदूरों के लिए, अगर हम इसके बाद की बात करें, यहाँ पर तो आंसर आपको विजिबल है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि मजदूर के इस कथन का आशय है कि वह निरंतर निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, उसके लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं होता, वो बस उनके लिए काम जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखो सिंपल से बताना है कि वो उनके दिन रात वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगे रहते, विकास कार्य में लगे रहते, वो हमारे लिए काम पे लगे रहते हैं, इस तरीके से इसकी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, संसार में परिवर्तन होता है बट वो परिवर्तन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किस पर लगे होते, कर्म पथ पर लगे होते। इस तरीके से इसकी आंसर आपको प्रिपेयर करना है, और आप क्योंकि बहुत लोगों में से तो कर लिए होगी इसकी आंसर, तो अगर कर लिए हो आंसर तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसको भी बहुत आसान भाषा में देखो, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को कैसे बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर कैसे बदल, किस तरह से बदल दिया, ये हो सकता है जिंदगी, जो मरिया प्रथा है सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो आंसर में आपको इस तरीके से लिखना है, मरिया प्रथा ने सी कुमार को किसान से क्या बना दिया, मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उनको मरिया भात जो है खिलाना पड़ा, जिससे, और मरिया भात खिलाने को उनको क्या करना पड़ा, खेत बेचना पड़ा, इसलिए अब उसके पास खेत नहीं है, इसलिए उसको किसान से क्या बनने में मजबूर होना पड़ा, मजदूर बनना पड़ा। क्लियर है, तो सीधी बात में आसान भाषा में आपको लिखना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप मोबाइल को उल्टा कर दो या मोबाइल को पलट के रख दो, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, इसकी आंसर्स मेमोराइज करना है, या आप इस तरीके से इसको लिख सकता हूं करके अपने दिमाग में जो है सोचना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसकी आंसर बहुत ज्यादा तो है नहीं टफ। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें याद रखना, विंध्य और सतपुड़ा का वह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी है, इसे मैकल के नाम से जाना जाता है। मतलब विंध्य और सतपुड़ा का जो, जैसे मान के लिए विंध्य है और ये सतपुड़ा, तो इसका जो विग्रह है बहुत ही मनोहारी है बोल सकते हैं, और इसी को ही क्या कहा जाता है, मैकल के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी जो है बहती है और वहां के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, सुन रहे हो ना, जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से लिख सकते हो इसमें आंसर कि विंध्य और सतपुड़ा का मध्य में नर्मदा नदी बहती है और इस क्षेत्र को मैकल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा नदी वहां के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है। इस तरीके से बोल सकते हो। अब देखो, मैकल पर्वत के दाहिनी भुजा को मैकल पर्वत की दाहिनी भुजा को विंध्याचल कहते हैं और बाईं भुजा को सतपुड़ा कहते हैं। और जैसे कि मैं आगे बताऊं, दोनों नदी के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वहां के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है और वहां के प्राकृतिक को भी सौंदर्यपूर्ण बनाती है। इस तरीके से आपको बताना है, सिंपल आसान भाषा में। ठीक है, फिर हमारा छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। छठवां क्वेश्चन 2 नंबर वाली लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताती थी। तो छुट्टी कहाँ बिताती, तो महादेवी वर्मा अपनी छुट्टी जो गंगा नदी के तट पर क्या सुंझी के खंडहर, ठीक है, सुंझी के खंडहर में बिताया करती थी। सिंपल से याद रखना, गंगा नदी के तट पर एक सुंझी के, ठीक है, खंडहर है, उस पर बिताया करती थी। वो हमेशा अवकाश मिलते ही वहां जाती थी और वहां की प्रकृति को देख करके मतलब आनंद का अनुभव करती थी और प्रकृति का अवलोकन करती थी। इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक है, क्या बताओगे कि छुट्टियां तो कहाँ बिताती थी, गंगा नदी के तट पर सुंझी के खंडहर में बिताया करती थी और वहां को प्रकृति को देख करके आनंद का अनुभव करती थी और उसका अवलोकन करती थी और प्रकृति चित्रण करती थी। इस तरीके से इसमें आपको लिखना है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है भाई 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, सबसे पहला, कोठी में धान छलक जाए ये
जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि क्या करना चाहते हैं कि अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़े। ठीक है, मतलब इसमें देखो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से सीधा सीधा कहते हैं कि वो मतलब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, सकारात्मक का संचार चले। ठीक है, जिससे हमें एक अच्छा विश्वास मिले और हम परिश्रम के साथ आगे बढ़े करके, मतलब सीधी बात कोठी में धान छलक जाए, उनके लिए कोठी में धान छलक जाए मतलब वो मेहनत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी मेहनत से अच्छे से धन कमा ले, अगर आसान भाषा में समझे तो, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है अच्छे से चल सके, इस तरीक़ा से इसमें कहने का आशय है करके। ठीक, फिर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा? तो सिंपल सी बात है, घीसा क्यों याद रहा इसको बताना है आपको। तो देखो महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही इसलिए याद रहा क्योंकि उस मलिन सहमे से नन्ही विद्यार्थी की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी, जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ठीक है, इस तरीके से मतलब उनका ड्रेस कैसा था, मलिन था, मतलब मैला वाला री से। ठीक है, तो वो मतलब वो आंखों से सिर्फ और सिर्फ वो उनको देखा करते थे। ठीक है, इसलिए आपको मतलब वो याद रखे, इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, ऐसा लगता था मानो उनकी सारी विद्या बुद्धि को ही सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य, मतलब वो कुछ भी सीखा तो एकदम ध्यान से देखता था वो, इसलिए वो महादेवी वर्मा को याद है, इस तरीके से इसमें लिख लेना है। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन है भाई आपका, क्या बोला जा रहा है, साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है लिखना है। तो यहाँ पर इसके आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि साहित्य स्वांतता सुखाए, वो हमेशा साहित्य हमेशा सुख प्रदान करने वाली नहीं होता है, उसके आदर्श समाज के हित व कल्याण में निहित होता है। ठीक है, वह लोक हितकारी होता है, अतः साहित्य के क्षेत्र में यह सिद्धांत उसकी उत्कृष्टता में मील का पत्थर साबित होता है। अब देखो क्वेश्चंस को अगर हम आसान भाषा में समझे इसको, तो क्या लिख सकते हैं कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं मानना चाहिए। तो इससे क्या आने का पीछे क्या विचार है, तो साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं मानना चाहिए, इसका आशय यह है कि हमें कभी भी साहित्य से पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि साहित्य से जो भी हम सीखें उस सीख को समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। इस तरीक़ा से हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, अलसी के मनोभाव का वर्णन करना है भाई। तो अलसी के बारे में लिखना है। तो देखो अलसी के पौधा पतले होते हैं और कहीं भी उग जाते, इसलिए कवि ने उसे हठीली लिद्दी कहा है। पतली होने के कारण उसे पतली कमर और लचीली कमर की भी संज्ञा दी गई है, ये कवि आपको पता है। देखो कहीं भी उग जाते इसलिए हठीली, और पतली होने के कारण क्या कहा गया है, लचीली कमर वाली कहा गया है, ये आपको उसमें लिखना है। ठीक, आगे भाई आप उसमें ये लिख सकते हो कि अन्य पौधों की साथ उग जाती, इसलिए कवि ने यह भाव व्यक्त किया कि अब मिलकर उगी है, उसके नीले फूल अत्यंत मनमोहक प्रतीत होता है। अब देखो सिंपल से इसको बताना है कि अलसी के पौधा जो है कहीं भी उग जाता है, इसलिए कवि ने उसे हठीली कहा गया है। फिर आप इसमें लिख लेना कि उसके पतले होने के कारण, उसकी डालियाँ जो है पतली होने के कारण कवि ने उसे लचीली कमर वाली की संज्ञा भी दी गई है। इनके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं जो मन को मोह लेते हैं और साथ ही साथ इसकी सुंदरता को भी बढ़ा देते हैं। इस तरीक़ा से इसमें आपको अपने शब्दों में जो लिखना, एकदम रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक, फिर 11 की बात करें तो देखो यहाँ पर लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। तो लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए, जो इस प्रकार, जैसे कि जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना। पहला क्या सुझाव दिए कि जो भी लिखना है वो अपन मन से लिखना है, लिखना है करके बोले। फिर लिखने के बाद तुरंत किसी को सलाह नहीं देना है। दूसरा, पहले अपने मन से लिखना है, अपने अनुभव से लिखना है, फिर लिखने के बाद तुरंत किसी को सलाह नहीं देना, वरना 2-3 महीनों के लिए रख देना, और ठंडे मन से जो है स्वयं ही सुधार करना। मतलब उस पर किसी और को उसके बारे में नहीं बताना, उसको रहने दो, क्या गलतियां हो सकती है उसको रहने दो, कुछ दिनों बाद उसके बाद खुद से जो है सुधार करना है करके बोला जा रहा है। फिर जब संतोष हो कि रचना ठीक है तो दूसरों को दिखाना, अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना, ये बोला गया है। अगला, अपनी कलम से कभी भी निंदा नहीं करना है बोला गया, किसी की बुराई के बारे में नहीं लिखना है। और अपने कमाए गए धन में से कुछ जमा करो, और ना कर सको तो किसी से उधार भी मत लो, इस तरीक़ा से बोला गया है। ये लेखक बनने के कुछ गुण है। जैसे कि पहला क्या याद रखे आप लोग, जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना है, लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं बताना है, उसको कुछ महीने के लिए रख देना है, ये दूसरी पॉइंट है। फिर उसको ठंडे मन से सोचना है, उसमें सुधार भी खुद ही करना है, ये आपको बताना है। फिर
आगे इस तरीके से उसमें कर लेना। और क्या बोला गया है कि पैसे, अपने कमाई का पैसा जमा करना है, और जमा अगर नहीं कर सकते तो किसी से उधारी भी नहीं लेना, ये इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक, फिर इसके अथवा में भाई आपको पता है 11वां से अथवा चालू हो जाता है। तो जिंदगी भर के रोना, आप इस कथन से सहमत है या असहमत है, प्रस्तुत करें या आपको समझाना है। तो देखो सिंपल से इसकी भाषा में पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो जिंदगी यूं ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अकर्मण्य व्यक्ति भाग के भरोसे बैठा रहता है, मतलब जो कर्म नहीं कर सकता है वही जो है भाग के भरोसे बैठे रहता है और अपने जीवन को कोसता रहता है। ठीक है, लेकिन कर्मशील प्राणी अपने श्रम से अपने जीवन के अवसादों को दूर कर सफलता अर्जित करता है। सीधी बात है, यहाँ पर यहाँ तक की बात करें तो बोल क्या रहा है, यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो हमारा जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। जो कर्म नहीं कर सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, वही लोग जो है चुपचाप बैठे रहते हैं और अपने आप के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर कोसते हैं। लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं वो अपने मेहनत से ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं, इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक है, फिर अतः हमारे मत से यह तर्क सही नहीं है कि जिंदगी, क्योंकि अतः हम जिंदगी भर के रोना है, ये तर्क जो है सही नहीं है करके इसमें बता देना है। क्लियर। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। भाई क्या बोला जा रहा है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशा है, मानव जीवन में इनका महत्व क्या है, उसको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसकी भी आंसर एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ आने लगे। तो देखो इसमें पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का आशा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी दो किनारे, इनसे संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। जहां सुख जीवन में आनंद और हर्ष का संचार करता है, वही दुख जो है दृढ़ता का भाव को मजबूत बनाता है। तो सिंपल है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख दुख जो है बना रहता है। सुख आता है तो जाहिर सी बात है उनके जीवन में आनंद होता है, और दुख आता है तो उससे हमें सहनशीलता की शक्ति हमें मिलता है, उससे दृढ़ता का भाव हमारे अंदर भरता है। ठीक है, फिर अगर बात करें आगे तो विपत्तियों में मनुष्य उनकी मानवीय मूल्यों से अपने चरित्र और व्यक्तित्व को गढ़ता है। मतलब आपके पास संकट आता है तभी आपका असली रूप दिखाई देता है कि आप क्या हो, कैसे हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। चरित्र और व्यक्तित्व, उससे ही हमारा व्यक्तित्व और हमारा चरित्र का निर्माण होता है। किससे? दुख से। ठीक है, सुख में तो हम सुखी सुखी अपना चरित्र निर्माण नहीं कर पाते, बट दुख जब आती है हमारे ऊपर तब हम जो है अपनी चरित्र का और व्यक्तित्व का निर्माण करते। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जिससे वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। मानव जीवन में दोनों का अपना अपना महत्व होता है, इस तरीके से इसमें बता देना है। क्लियर है? क्या लिखना है? सुख और दुख जो है दो किनारों के, जिससे मनुष्य को हमेशा सामना करना पड़ता है, इस तरीके से इसमें लिखना होगा। ठीक है, उसके अथवा में कौन सी क्वेश्चन है भाई, हमारा नर्मदा वाले पाठ से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में जो है लिखना है। नर्मदा का उद्गम पाठ के हिसाब से उसके सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है कि नर्मदा पाठ में हम जो जो पढ़े वो कैसे। देखो, मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच अपने अप्रितम सौंदर्य से आच्छादित अमरकंटक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। मतलब अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोहारी है, इस तरीके से बता सकते हो। अब ऊपर में क्वेश्चन पढ़े हम लोग विंध्याचल और सतपुड़ा वाला, तो उसकी भी आंसर को आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो कि पर्वत श्रृंखलाओं से गिरती जलधारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में चांदी की धारा नीचे, आकाश से जो है चांदी की धारा नीचे आ रही है। किसको देखकर लगता है भाई? उसमें जो पर्वत श्रृंखला से क्या बहते हैं? पानी बहता है। तो उस पानी को देखकर कैसा लगता है कि मानो आसमान से एक चांदी की धारा आ रही है जो बहुत ही चमकदार दिखाई दे रही है। फिर ऋषि मार्कंडेय की यह तपोभूमि जामुन, आम और सरई के जंगलों से आच्छादित है। ठीक है, कौन सी ऋषि की तपोभूमि है? तो ऋषि मार्कंडेय। ठीक है, फिर इसमें फिर क्या बताना है कि ये इसमें क्या क्या है? जामुन है, आम है, सरई है, जिसको तोड़ करके वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते। इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। जो पढ़े हो पाठ में उसके हिसाब से आपको इन शब्दों की सहारा लेकर के आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, फिर देखो आपको लिखना क्या है कि गुलाबकावली के दुर्लभ पुष्प भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक अगला पॉइंट है कि गुलाबकावली के दुर्लभ पुष्प इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अर्क से आंखों की तपन शांत हो जाती है। ठीक है, गुलाबकावली का पुष्प कहाँ पाया जाता है? इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिससे आंखों के तपन जो है शांत हो जाते हैं। अगर आंख बहुत ज़्यादा जलन हो रही तो उससे अगर उसके अर्क को डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। इसको भी डाल दो। फिर बादलों की गर्जना, बिजलियों की चमक देख ऐसा लगता है मानो आंख मिचौली खेल रहे हो। तो पूरे पाठ में आप जो जो पढ़े हो उसको इसके हिसाब से पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, तो पूरे आंसर को आप एक बार और देख लो यहाँ से।
और पूरे चीज़ें को इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और अभी इस वीडियो के साथ ही आप मन में रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद भाई आप इसे ऐसे मुझे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है, वह करके पूरा ध्यान में रखना है। और कोशिश करा कि मैं दूसर को बताता हूँ वो टाइप से कर लो यहाँ, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरीक़ा से आपका पूछा जाएगा, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें से एक क्या दे के रखे, आपको पद्यांश दिए हुए, पूरे पद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, जिस पार्ट का भी उसको। फिर पूरे पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें सप्रसंग व्याख्या बोला गया। भावार्थ बस बोला रहता है तो हमें सिर्फ भावार्थ लिखना होता है, बट यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या बोले गया है ना। तो उसको सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है मैं उसको आपको बताते चलता हूँ। देखो इस तरीक़ा से संदर्भ क्या लिख देना, हेडिंग डालना इस तरीके से, प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से है, ठीक है। तो इस तरह का संदर्भ कैसे लिखते ये पता चल गया कि जिस पार्ट से भी है उसको हमेशा इसी तरह ही लिखना होगा, ठीक है। कैसे कि जैसे कि नागार्जुन द्वारा रचित है तो लेखक का नाम लिख दो कि जिस भी लेखक का है उसके, फिर जिस पाठ का है उसको लिख दो भाई यहाँ इस तरीक़ा से, ठीक है। संदर्भ लिख लोगे, फिर आगे क्या लिखना है तो मतलब प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग कैसे लिखना है भी देख लो कि इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया। मतलब पूरे को पढ़ोगे तो क्या चीज़ के बारे में बोलना चाह रहे उस चीज़ को शॉर्ट में इंट्रो देना है। ये ट्रेलर है कहा जाए तो, ट्रेलर के बाद यहाँ पूरा मूवी को बताना है, पूरे मूवी की स्टोरी को ये होगा करके। देखो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण ही वातावरण मनोरम हो उठा था, सूर्योदय का समय था, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी, उगते सूर्य की सुंदरनी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखर रही। तो इसको लिखने के लिए आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना आप नहीं लिख सकते। इसी के हिसाब से बसंत ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मतलब बसंत ऋतु का प्रभाव बहुत ही सुप्रभाव मतलब बहुत ही सुंदर प्रभाव था। मंद मंद था, अनिल बह रहा था, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं एकदम धीरे, मतलब धीरे धीरे हवाएं, अनिल मतलब हवा जो है बह रहा था। इस तरीके से इसी को पढ़ो और इसी के हिसाब से लिखो। बालारोड़ की मृदु किरणें थी, इस तरीके से बालारोड़ का मतलब क्या होता है ये चलोगे तो इस की के हिसाब से जैसे कि अभी मैं बताया वैसे ही आपको आंसर्स जो है देना होता है, ठीक है। तो रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, चीज़ों को पढ़ना है एक एक बार और कैसे ही लिख सकते हो दिमाग में आपको रियलाइज़ करना, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फिर विशेष कर लो, हर पार्ट का वही होता है, मतलब जिस भी पार्ट को उठाओगे तो वहाँ पर उस पार्ट में अलंकार और गुण जो है सेम होता है, ठीक है। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार और माधुर्य गुण है, इस तरीके से लिख लेंगे। या नहीं आएगा तो सिंपल से प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है, इस तरीके से एक विशेषता आपको लिख देना है, ठीक है। फिर प्रगतिवाद को समझाना है भाई कि प्रगतिवाद क्या था। तो देखो प्रगतिवाद की यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, इस तरीके से लिखना है। इसका अर्थ अवसर और संसाधनों के समान वितरण से है, ठीक है, प्रगतिवाद का। तो इसको देख लेना भाई, पूरी चीज़ों को आपको अच्छे से लिखना है, बट मैं जो इंपॉर्टेंट है आसान क्वेश्चन उसको कर रहा हूँ। इसके अथवा का देखो ये इंपॉर्टेंट है, छायावाद की विशेषताओं का वर्णन करो, ठीक है। तो छायावाद की क्या क्या विशेषता भाई चलो हम देखते हैं और दिमाग में फिट करते हैं। फाइनली प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। छायावाद में क्या होती है, प्रकृति का मानवीकरण और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रांकन किया गया है, ठीक है, पहला। दूसरा, अज्ञात सत्ता के प्रति कवि का प्रेम कभी प्रियसी तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में दृष्टिगत होती, ये आपको लिखना है। फिर इस तरीक़ा से वेदना और करुणा का आधिक्य है इसमें। फिर नारी के स्थूल नहीं सूक्ष्म स्वरूप की व्यंजना की गई है, व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता है, इस तरीके से उसमें आपको लिखना पड़ेगा उसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को और लास्ट क्वेश्चन को। क्यों 16, 17, 18, 16 में तो देखो क्या आएगा भाई, अपठित गद्यांश आएगा। 17 में आपका क्या आएगा, आपका आवेदन पत्र आएगा। फिर 17, 18 में कौन सा आएगा, निबंध आएगा। इसलिए हम 16, 17, 18 की को नहीं देख रहे हैं, ताकि हम उसको बता दिए हैं ऑलरेडी आपको कि कौन कौन से करना है करके, ठीक है। अपठित गद्यांश के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाने की कोशिश रहेगा ताकि आप उसको अच्छे से डील कर पाओ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अभी तक नहीं किए होंगे तो, और साथ ही साथ देखने के बाद शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि आपके लिए हमें भी मेहनत करने में, काम करने में मज़ा आते रहे, आप लोगों की तरफ से हमें आपका प्यार जो है मिलती रहे, ठीक है। तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को जिसको शेयर करेंगे उनको भी बोल देना कि मेरे भाई मोर बहनी एक बार लाइक कर देना और एक जने को शेयर जरूर कर दे भी करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख का अनुभव आपने किया उन्हें लिखना है। तो देखो इसमें तो अपने भाषा में लिख सकते हो क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति अपनी
आर्थिक विभिन्नता से दुखी होते, मतलब अपनी पैसा की कमी तंगी की वजह से दुख रहे थे। तो कई जन टैक्स दे के कारण में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो आदमी टैक्स पटाल पड़ी करके दुखी रहे थे। ठीक है, किसी के पास धन की कमी तो किसी के पास वैभव विलास की वस्तुओं की, किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास उसकी मान सम्मान इज्जत ही नहीं है, पैसा है लेकिन उसका इज्जत नहीं है। इस तरीके से हर किसी का दुख जो है अलग अलग होता है। किसी को व्यापार में हानि होने का दुख होता है तो कोई फेल होकर दुख रहे थे, तो कोई कम नंबर आए के दुख रहे थे। तो अलग अलग प्रकार के दुख होते, वही दुख लिखना है। तो इस तरीक़ा से पूरा चीज़ को यहाँ बता देना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर अथवा की बात करें तो अथवा को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, इसको देखो ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि नाम है, सन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति अंग्रेजों की कूटनीति के कारण असफल हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण असफल हुई। याद रखना मेन चीज कौन सा है, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण जो है असफल हुई से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन को यहाँ के लोगों की ही मदद से कुचल दिया था। अब देखो हुआ क्या, कूटनीति क्या बने, उन्होंने जो यहाँ के लोग थे उनको ही उन्होंने अपने पक्ष में रख लिए, ताकि फिर अब सब लोग अब भाई उनके पक्ष में गए। ज़्यादा पैसे के लालच में कई लोग होते हैं बेईमान टाइप के लोग, तो बेईमान टाइप लोग जो है शहीद वीर नारायण सिंह के साथ क्या कर दिए, दगाबाजी कर दिए। ठीक है, सीधी बात है, दगाबाजी कर दिए। वो अंग्रेजों का साथ देने लगे कुछ पैसों के लालच में, जिससे शहीद वीर नारायण सिंह की रणनीति जो अब उसकी प्लानिंग जो है असफल रहा भाई सीधा। फिर 1997 में जब सोना खान पर स्मिथ ने आक्रमण किया तो दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम चरण में स्मिथ को भारी नुकसान हुआ, किंतु ठीक समय में सैन्य मिल गया। नुकसान पहले चरण में तो नुकसान पहुंचा, लेकिन वो क्या क्या सीधा कूटनीति अपनाई, यहीं के लोगों को खरीद लिया। ठीक है, जिससे उनकी सैन्य शक्ति बढ़ गई और सीधा सीधा फिर क्या हो गया, प्रथम हुआ किंतु आगे बढ़ता रहा। इससे रोकने में नारायण सिंह के सिपाही असमर्थ रहे, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा सैनिक हो गए। तो ये जाहिर सी बात है कौन सा नारायण सिंह, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह के जो सिपाही थे वो उनको रोकने में असमर्थ हुआ था। वे जंगल की ओर चले गए ताकि अवसर मिलने पर आक्रमण कर सके। गाँव को रिक्त पाकर देखो अब कौन किए, नारायण, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए तो गांव खाली हो गया, तो गांव खाली हुआ तो उन लोग अंग्रेज लोग आकर के गांव को क्या कर दिए, पूरी तरीके से तहस नहस करके जला के चले गए। इस तरीके से उसकी रणनीति जो है असफल हुए करके आपको बता लेना। ठीक है, और पूरा बहुत बड़ा अग्निकांड जो है बन गया। तो पूरी स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ के रखो। तो जैसे कि मैं बोला हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये मॉडल पेपर, प्रबोध मॉडल पेपर की सॉल्यूशन है। हम नेक्स्ट सेट भी लाएंगे, बट आपको करना क्या होगा, उससे पहले वीडियोज़ को लाइक करना है, और लाइक शेयर सब भाड़ में जाए। आपको तैयारी अच्छे से करना है 100% भाई। आप ये कर लेते हो तो हमें भी खुशी मिलेगा कि हाँ भाई आप लोगों ने हमारी मेहनत के लिए कम से कम अपनी पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, जिसका आपको रिजल्ट जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी एक चीज़ याद रखना, अभी आप रातों से लड़ोगे, लोगों की बातों से लड़ोगे तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी, और आप वो जीत जो है पूरी दुनिया में, पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजेगा। ठीक है।